राजस्थान कांग्रेस में बढ़ते विवाद से सोनिया गांधी बेहद परेशान हो गई हैं। वजह यह है कि 1 साल इंतजार करने के बाद पायलट गुट ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया, क्योंकि 1 साल पहले बागी नेताओं के साथ जो वादे किए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए। सूत्रों का कहना है कि अब राहुल गांधी पायलट और गहलोत के बीच के विवाद को खत्म करने का जिम्मा संभालेंगे। सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच इस संबंध में बात हुई है। राहुल गांधी अगले कुछ दिनों में गहलोत, पायलट सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे। कोविड के कारण ये बातचीत वर्चुअल हो सकती है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी उसी तरह से दोनों के बीच के विवाद का हल करेंगे जैसे उन्होंने सिंधिया और कमलनाथ के बीच के झगड़े में किया था, या फिर जिस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा के साथ दोनों मामलों का सबक लिया हो। सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी धरियावद और वल्लभनगर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले प्रदेश के नेताओं के बीच का विवाद निपटाना चाहती हैं। हालांकि राहुल गांधी कोरोना महामारी के बीच विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे और वेद प्रकाश सोलंकी द्वारा दिए गए बयान से खुश नहीं हैं, लेकिन पायलट को पार्टी के लिए एसेट मानते हैं। कई सालों तक राजस्थान के प्रभारी रहे एक राष्ट्रीय पदाधिकारी का कहना है कि राहुल गांधी गहलोत को भी नाराज नहीं करना चाहते और पायलट को भी खुश करना चाहते हैं। ऐसे में कोई बीच का रास्ता तलाशा जा रहा है। दरअसल पायलट खेमा चाहता है कि आलाकमान अपने वादे के अनुसार शीघ्र मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों और संगठन के पदों पर नियुक्तियां करें। राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन इस बारे में कई बार गहलोत से बात कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार अथवा राजनीतिक नियुक्तियां करने के मूड में नहीं है। माकन ने सार्वजनिक रूप से कई बार तारीख देकर पायलट खेमे को आश्वस्त किया कि उनकी मंशा पूरी हो जाएगी, लेकिन गहलोत पायलट खेमे को उनकी मंशा के अनुरूप तवज्जो देने के पक्ष में नहीं है। गहलोत कोरोना महामारी के दौरान किसी भी तरह से वे राजनीतिक फैसले नहीं लेना चाहते जिससे आम जनता में सही संदेश न जाए और बीजेपी को सरकार को घेरने का मौका मिले। वहीं पायलट खेमा शीघ्र राजनीतिक निर्णय कराना चाहता है। 2.5 साल पहले सरकार में आने के बाद मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को लेकर गहलोत और पायलट के बीच शुरू हुआ विवाद अभी भी जारी है। पायलट मुख्यमंत्री तो नहीं बन सके, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनकर करीब 1.5 साल तक उन्होंने गहलोत को स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं लेने दिया। दोनों के बीच खींचतान इतनी बढ़ी कि पिछले साल पायलट ने अपने समर्थक मंत्रियों व विधायकों के साथ मानेसर में डेरा जमा लिया, गहलोत को हटाने का प्रयास किया। हालांकि उनकी ये रणनीति सफल नहीं हो सकी और पार्टी आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद वे वापस जयपुर आ गए। उस समय कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष अहमद पटेल और महासचिव प्रियंका गांधी ने पायलट खेमे को सत्ता और संगठन दोनों में भागीदारी देने का आश्वासन दिया। विवाद निपटाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन आश्वासन पूरा नहीं होने से अब पायलट खेमे का धैर्य जवाब देने लगा। 2 माह पूर्व विधानसभा सत्र के दौरान पायलट खेमे के विधायकों ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा था। अब वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। पायलट समर्थक दूसरे विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने मीडिया में बयान देकर सरकार को घेरा था। पायलट के विश्वस्त रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह, दीपेंद्र सिंह शेखावत आगामी दिनों में विभिन्न मुद्दों को लेकर सीएम और मंत्रियों को घेर सकते हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस को क्या चाहिए? जवाब है हर बात का क्रेडिट। इसके चक्कर में मिलिंद देवड़ा ने अपनी फजीहत करा डाली। मिलिंद देवड़ा ने ट्विटर पर ऐसा दावा किया कि लोग उनके पीछे पड़ गए। देवड़ा ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन के 60 सालों में कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई की नींव रखी। ये बात ठीक उसी तरह से हास्यास्पद है जैसे हाल में उद्धव ठाकरे ने कहा था कि कांग्रेस के द्वारा तैयार किए गए स्वास्थ्य सुविधाओं के ढांचे से ही देश कोरोना के खिलाफ लड़ पा रहा है। मिलिंद देवड़ा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से लेकर भारत बायोटेक, जायडस कैडिला जैसी कंपनीज की स्थापना का क्रेडिट भी कांग्रेस के खाते में डाल दिया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान ही दिल्ली से इतर भोपाल, रायपुर, ऋषिकेश, पटना जैसे शहरों में एम्स की तर्ज पर अस्पताल बनाने की नींव रखी गई। देवड़ा ने अपने ट्वीट में जिन 6 एम्स अस्पतालों का जिक्र किया, उन्हें लेकर कई यूजर्स ने कहा कि इनकी नींव अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने रखी थी। उस समय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सुषमा स्वराज थी। लोगों ने विकिपीडिया और अन्य माध्यमों के स्क्रीनशॉट्स शेयर करते हुए कहा कि इन 6 संस्थानों की घोषणा 2003 में एनडीए सरकार ने की थी। सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल ने देवड़ा के ट्वीट को कोट करते हुए कहा, ये सही नहीं है। 29 जून 2003 से लेकर 22 मई 2004 तक बीजेपी सरकार में सुषमा स्वराज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थीं। उन्होंने ऋषिकेश, भोपाल, पटना, रायपुर, भुवनेश्वर, जोधपुर में 6 एम्स की स्थापना कराई।
उन्होंने हर एम्स के लिए 100 एकड़ जमीन और निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपए से काम शुरू करवाया। स्वराज ने एक सवाल भी साझा किया जो उस वक्त सुषमा स्वराज द्वारा पूछा गया था। उन्होंने लिखा, लोगों ने सुषमा स्वराज से पूछा कि आपको 100 एकड़ की जरूरत क्यों है, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं एक एयर स्ट्रिप और हेलीपैड चाहती हूँ ताकि एयर एम्बुलेंस लैंड हो सके। अस्पताल का सारा स्टाफ, टेक्नीशियंस, नर्सेज, डॉक्टर्स एम्स कैंपस के भीतर ही रहेंगे ताकि इमरजेंसी के वक्त वे उपलब्ध रह सकें। बीजेपी की मीडिया पैनलिस्ट चारू प्रज्ञा ने देवड़ा को लताड़ लगाते हुए कहा कि जो लिस्ट उन्होंने साझा की है उनमें से 6 संस्थान निजी हैं। प्रज्ञा ने लिखा कि दिल्ली एम्स को छोड़कर बाकी सारे एम्स सुषमा स्वराज ने मंजूर किए थे। कृपया अपनी गलती सुधारिए और उसका क्रेडिट मत लीजिए जो आपने किया ही नहीं। इन 6 शहरों में एम्स जैसे संस्थान बनाने की घोषणा वाजपेयी जी ने अपने आखिरी स्वतंत्रता दिवस संबोधन में की थी। वह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था के बीच खाई को पाटना चाहते थे। ये सभी एम्स प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का हिस्सा थे। सुषमा स्वराज के नेतृत्व वाले स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव को योजना आयोग ने जनवरी 2001 में सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी थी। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। कोरोना की वजह से दुनिया में अब तक करीब 34 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन चीन के कारण दुनिया को आज तक इस बात का पता नहीं चल सका कि आखिर इस वायरस की उत्पत्ति कहां और कैसे हुई। दुनिया के कई देश इस खतरनाक वायरस के पैदा होने की जगह चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को मानते हैं। उनका दावा है कि चीन ने इस महामारी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियों को छिपाकर इसे पूरी दुनिया में फैलाया। इस मामले में अब नया खुलासा हुआ कि नवंबर 2019 में इस लैब में काम करने वाले 3 रिसर्चर्स इतने बीमार हो गए थे जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। और बड़ी बात यह है कि उस समय पूरी दुनिया कोविड-19 के नाम तक से अनजान थी। इसका खुलासा अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अज्ञात अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से किया। माना जा रहा है कि इससे विश्व स्वास्थ्य संगठन को कोविड-19 के वायरस उत्पत्ति के बारे में काफी सहायता मिल सकती है। इस रिपोर्ट को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के आखिरी दिनों में स्टेट डिपार्टमेंट फैक्स शीट में जारी किया गया था। चीन के वुहान लैब में बीमार पड़े 3 शोधकर्ताओं के बीमार होने की इस खुफिया जानकारी को लेकर WHO से जुड़े अधिकारियों ने अलग राय रखी है। कुछ विशेषज्ञों ने इसे कोविड की उत्पत्ति से जुड़ी अहम कड़ी करार दिया, तो कुछ ने कहा कि इस सूचना को अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के जरिए प्राप्त किया गया है, इसलिए अभी भी हमें आगे की जांच और अतिरिक्त पुष्टि की आवश्यकता है। हालांकि कई अमेरिकी अधिकारियों ने इसे काफी मजबूत सबूत बताया है। दुनिया के कई शीर्ष महामारी विज्ञानियों और वायरोलॉजिस्ट्स का मानना है कि कोविड-19 महामारी का जन्म नवंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से हुआ, जबकि चीन का कहना है कि इस वायरस का पहला पुष्ट मामला 8 दिसंबर 2019 को आया था, जब एक व्यक्ति के अंदर ये वायरस पाया गया। चीन के ऊपर शक इसलिए भी जाता है कि उसने आज तक वुहान इंस्टीट्यूट के चमगादड़ों में पाए जाने वाले कोरोना वायरस को लेकर किए जा रहे अपने व्यापक कार्य का डेटा, सुरक्षा लॉग और लैब रिकॉर्ड साझा नहीं किए हैं। चीन ने बार बार इस बात से इनकार किया कि वायरस उसकी लैब से निकला है। चीन के विदेश मंत्रालय ने WHO के नेतृत्व वाली टीम के फरवरी में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की यात्रा के बाद दावा किया था कि इस प्रयोगशाला से किसी भी वायरस के रिसाव की संभावना बहुत कम थी। हालांकि अब दुनिया भर के ज्यादातर देशों का ये मानना है कि इस लैब से कोविड-19 के वायरस का रिसाव हुआ था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा, हम चीन के लैब से इस वायरस के फैलने के सिद्धांत को अब भी मानते हैं, इसलिए हम इसके प्रचार से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप के समय के उस खुफिया रिपोर्ट के बारे में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। पहले लॉकडाउन, बेड, अस्पताल और फिर ऑक्सीजन के एक्सपर्ट केजरीवाल इन दिनों वैक्सीन विशेषज्ञ बन गए हैं। इसी वजह से कई दिनों से वे वैक्सीन को लेकर अपना ज्ञान बांट रहे हैं और वैक्सीन के लिए इतनी हाई तौबा मचा रहे हैं जैसे पूरे देश में एक दिल्ली ही है और एक केजरीवाल। इसी चक्कर में केजरीवाल फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनीज के पास वैक्सीन खरीदने पहुंच गए। वैक्सीन कंपनीज ने केजरीवाल को कोई भाव देना तो दूर, उन्हें टके सा जवाब दिया। कंपनीज ने साफ कहा, उन्होंने केजरीवाल को सीधे हम केवल भारत सरकार से ही डील करेंगे कहा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने कोरोना वैक्सीन के लिए मॉडर्ना और फाइजर से बात की है, लेकिन उनकी ओर से कहा गया कि वो राज्य को वैक्सीन नहीं देंगे। उनका कहना है कि हम सिर्फ केंद्र सरकार से ही इस बात पर बात करेंगे। ऐसे में मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि केंद्र सरकार इनसे बात करके वैक्सीन आयात करे और राज्यों में बांटे।
हम पहले ही काफी समय गंवा चुके हैं। अब और देर करना बहुत खतरनाक हो सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि सरकार ने अभी तक निःशुल्क और राज्य द्वारा सीधे खरीदे जाने पर 21 करोड़ 80 लाख से अधिक टीकों की खुराक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई है और 40,650 खुराक अगले दिन में केंद्र और राज्य शासित प्रदेशों को मिल सकेंगी। दिल्ली के अलावा वैक्सीन निर्माता कंपनी मॉडर्ना ने पंजाब सरकार द्वारा वैक्सीन आपूर्ति की मांग को भी ठुकरा दिया। कंपनी का कहना है कि वह अपनी नीतियों के अनुसार केवल केंद्र सरकार से ही मामले पर बातचीत करते हैं। अमेरिकी वैक्सीन निर्माता कंपनी के अलावा पंजाब सरकार ने स्पुतनिक, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन से वैक्सीन की खरीद के लिए संपर्क किया था। हालांकि पंजाब सरकार द्वारा जारी किए गए बयान के मुताबिक इन कंपनीज में से सिर्फ मॉडर्ना ही अपना जवाब दे रही है। वैक्सीन निर्माता कंपनी ने अपनी नीतियों का हवाला देते हुए कहा कि वैक्सीन से संबंधित मुद्दों पर वह केवल भारत सरकार से ही संपर्क करेगी। कंपनी राज्यों या निजी ग्राहकों से कोई सौदा नहीं करती। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए बेहद घातक साबित हो सकती है। ऐसे में भारत सरकार ने बच्चों की कोरोना वैक्सीन को लेकर भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत बायोटेक जून 2021 से बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन पर ट्रायल शुरू कर सकता है। कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल एडवोकेसी हेड डॉक्टर राजेश एला के अनुसार कंपनी को तीसरी या चौथी तिमाही के अंत तक वैक्सीन के परीक्षण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूरी मिल सकती है। डॉक्टर राजेश ने आगे कहा कि सरकार की मदद से ही हम आज यहां तक पहुंचने में कामयाब हो सके हैं। कोरोना वैक्सीन भारत बायोटेक और ICMR के संयुक्त प्रयास से तैयार की गई है। सरकार ने इसके लिए 1500 करोड़ रुपए की खरीद का ऑर्डर दिया है। इससे हमें अपनी जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। हम जल्द ही इसके लिए बेंगलुरु और गुजरात में भी अपनी यूनिट खोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। धमकी देना और फिर गुंडाई करना ये ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेताओं की सियासी फितरत रही है। लेकिन जब से नारदा मामले में TMC के 4 नेताओं को CBI ने गिरफ्तार किया है, उसके बाद TMC नेताओं का एक नया चेहरा सामने आया। वह चेहरा है राज्यपाल को खुलेआम जेल में बंद करने की धमकी देना। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा को लेकर सवाल उठाने और नारदा केस में तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों विधायक पर CBI की कार्रवाई के बाद सत्ताधारी दल ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी क्रम में TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर गवर्नर के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। पार्टी कार्यकर्ताओं को राज्यपाल के खिलाफ FIR करने के लिए उकसाते हुए बनर्जी ने उन्हें संविधान का कसाई बताया। बनर्जी ने कहा, इस राज्यपाल ने जो भी किया वो असंवैधानिक ही नहीं बल्कि ऐसा है जो पहले कभी नहीं हुआ। ये राज्यपाल भारतीय संविधान के लिए कसाई है। मुझे पता है राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी तरह का आपराधिक मुकदमा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी सबसे कहूंगा कि हर थाने में इसके खिलाफ डायरी करके रखें। जिस दिन वो राज्यपाल नहीं रहेगा उसी दिन से केस शुरू किया जाएगा और इसे उसी प्रेसिडेंसी जेल में डाला जाएगा। TMC सांसद ने आगे कहा कि मैं बंगाल के हर व्यक्ति से अनुरोध करूंगा कि इस राज्यपाल ने जिस तरह का काम किया है, आप लोग हर थाना में डायरी करके रखें। मुझे पता है आज केस नहीं शुरू किया जा सकता, पर जिस दिन ये राज्यपाल से भूतपूर्व राज्यपाल होगा, माने जब केवल जगदीप धनखड़ रहेगा, तब इसे प्रेसिडेंसी जेल में डाला जा सकेगा। राज्यपाल धनखड़ ने ट्वीट करके कहा, वे इस बयान से स्तब्ध हैं। एक वरिष्ठ सांसद, वकील और तृणमूल कांग्रेस के नेता के इस तरह के बयान ने उन्हें अचंभित कर दिया है। इससे पहले बनर्जी ने राज्यपाल पर सरकार से सलाह किए बिना बदले की भावना से कार्रवाई करने की अनुमति CBI को देने का आरोप लगाया था। उन्होंने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को रक्त पिपासु करार देते हुए कहा था, वे 2024 लोकसभा चुनाव में BJP से टिकट के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि उनका सनकी राज्यपाल को अब 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए। वो एक पागल कुत्ते की तरह घूम रहा है। ममता बनर्जी की मौजूदा सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, TMC विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को CBI द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद खुद मुख्यमंत्री जांच एजेंसी के दफ्तर पहुंच गई थी। पिछले दिनों कलकत्ता हाईकोर्ट ने चारों नेताओं को हाउस अरेस्ट में भेजने के निर्देश दिए थे। अब इनकी जमानत पर हाईकोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।